Today we are going to discuss some military mistakes made by our Prime Minister Jawaharlal Nehru during 1962 war. अब हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने भाखड़ा बांध बनवाया, उन्होंने आईआईटीज बनवाए अमेरिकन के साथ मिलके। जब अमेरिका ने इनिशियली हिंदुस्तान से पूछा कि वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कोई वेपन नहीं मांगे उनसे कोई पैसे भी नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आपका एमआईटी है उसी तर्ज पर हमें यहाँ पर आईआईटी बनाने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उन्हीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आज हम फल खा रहे हैं। उनके 15 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप में डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत हुई कि आज का हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी के अलावा किसी भी और सिस्टम के अंदर रह ही नहीं सकता। उन्होंने भाखड़ा बांध बनवाए, उन्होंने और भी बहुत अच्छे काम किए, और इन सब अच्छे कामों का सेहरा उनके सर पर है। पर वहीं पर उन्होंने जो भी गलतियां की, उन सब गलतियों का कफन भी उन्हीं के सर बनेगा। उनके हार्डकोर फॉलोअर, उनके हार्डकोर सपोर्टर भी ये बात मानते हैं कि नेहरू जी चाइना और कश्मीर को हैंडल करने में गलती कर गए। उनके बहुत बड़े डिप्लोमेटिक फेलियर रहे इन दोनों मामलों में। बट जहां डिप्लोमेटिक फेलियर रहे वहां कुछ मिलिट्री फेलियर भी रहे। हम उन्हीं मिलिट्री फेलियर्स की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले उन्होंने आर्मी की अपॉइंटमेंट्स में बहुत दखलंदाजी की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, जनरल बीजी कौल, जो बीजी उनका निकनेम था आर्मी सर्कल्स में, पर उनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन कौल। ब्रिजमोहन कौल सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन हुए थे, और वो वन ऑफ द लास्ट किंग कमीशन इंडियन ऑफिसर्स थे। 31 अगस्त 1933 को वो एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट इन 1st बटालियन ईस्ट सरे रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी में वो कमीशन हुए। उस टाइम पर जितने भी इंडियन ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता था, जो चाहे रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हो, उनके लिए पहली कंडीशन होती थी कि 1 साल उन्हें किसी ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ इंटर्नशिप कह लीजिए, अटैचमेंट कह लीजिए, वो रहना पड़ता था। 1 साल के बाद ही वो किसी इंडियन रेजिमेंट में पोस्टेड होते थे। अब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट ईयर with British regiment, second Lieutenant Call was transferred to 5th Battalion of 6th Rajputana Rifles. उसके बाद उनको रॉयल इंडियन आर्मी सर्विसेज कोर में ट्रांसफर कर दिया गया, जिस रेजिमेंट को आज आप जानते हैं आर्मी सर्विसेज कोर के नाम से। आर्मी सर्विसेज कोर का मेन मकसद होता है कि जितनी भी सप्लाई होती है राशन की, खाने की, सामान की, वो सारी आर्मी सर्विसेज कोर के द्वारा ही होती है। अब उनकी इस पोस्टिंग के पीछे भी मोतीलाल नेहरू के एक खत का बड़ा अहम योगदान था। मोतीलाल नेहरू ने उस टाइम पे ब्रिटिश अथॉरिटीज को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिजमोहन कौल एक ब्राइट स्टार है, एक एसेट है, तो कृपया इनको एक्टिव सर्विस में ना भेजा जाए। आपको ध्यान होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस पूरे 6 साल के दौरान ब्रिजमोहन कौल को किसी एक्टिव सर्विस में नहीं रखा गया, because he was a bright star, right? So after that he got promoted. अब उनके मोतीलाल नेहरू के इस खत से ये तो पता चल जाता है कि नेहरू फैमिली का उनके साथ कुछ खास लगाव था। अब चाहे वो कश्मीरी बैकग्राउंड के कारण हो या किसी भी कारण हो, पर नेहरू परिवार का उनके साथ कुछ गहरा संबंध था। जब 1947 में हम आजाद हुए, तब ब्रिजमोहन कौल was working as लेफ्टिनेंट कर्नल, और 1962 में, यानी कि सिर्फ मुश्किल से 14 साल के अरसे में वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। 1962 के युद्ध के दौरान वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर में तैनात थे। तो ये एक बड़ी गलती थी नेहरू जी की कि उन्होंने आर्मी की पोस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की। एक और एग्जाम्पल ऐसा है कि एक जनरल थे एसपीपी थोराट। जब थिमैया एज एन आर्मी चीफ रिटायर हुए, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि जनरल थोराट को आर्मी चीफ बनाया जाए, पर नेहरू जी ने जनरल थापर को आर्मी चीफ बनाया। थापर वॉज अगेन कॉम्पिटेंट ऑफिसर, बट एसपीपी थोराट वॉज मोर कॉम्पिटेंट कंसिडरिंग द चाइनीज थ्रेट दैट वी वर फेसिंग। दूसरी बड़ी मिलिट्री मिस्टेक नेहरू जी की थी
not listening to professional advice of generals. War is a serious business. There is a saying that it is too serious to be left to generals. अब अगर ये इतना सीरियस बिजनेस है तो नेहरू जी को जनरल्स की बात सुन के, बाकी सब रिस्पेक्टिव हेड्स की बात सुन के एक डिसीजन लेना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली जो इकलौती एडवाइस उन्होंने निग्लेक्ट की है वो है मिलिट्री जनरल्स की. एंड ही वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईबी चीफ बीएम मलिक. उन्हें बीएम मलिक की एडवाइस पर उन्हें ज्यादा भरोसा रहा. ये इतिहास हमें बताता है कि इसी तरीके से उन्होंने 1962 और चाइना के मामले को हैंडल किया. नाउ 1949 में आजादी के सिर्फ 2 साल बाद जनरल नाथू सिंह ने कुछ लेटर लिखे लीडरशिप को, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया है और अब ड्रैगन इज नॉकिंग एट अवर डोर, और आज नहीं तो कल ड्रैगन आगे बढ़ेगा. जब उनके लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया तो जनरल नाथू सिंह ने सरदार पटेल को लेटर लिखा. सरदार पटेल ने उनके लेटर्स को पढ़ा और मामले की गहराई को समझा. तब उन्होंने, सरदार पटेल ने पंडित नेहरू से कुछ पत्राचार किया जिसमें उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा. नेहरू जी को यह लग रहा था कि चाइना कभी भी हम पर हमला नहीं करेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो चाइना हमारी मदद को आएगा. उसके बाद 1959 में 10 साल बाद एसपीपी थोराट, जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना आज नहीं तो कल हमला करेगा और हमको जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है नामकाचू वैली पे, वहां पर चाइना को रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्टिकली डिसएडवांटेजेस जगह है. हमें एक टेक्टिकली साउंड ग्राउंड पर अपनी डिफेंस लगानी चाहिए, जो उनके हिसाब से तवांग, बॉम्डिला, जीरो दापुराजी अलोंग के एक्सेस पर थी. ये अब इस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू और बीएम मलिक, जो कि आईबी चीफ थे, वो राजी नहीं थे. बीएम मलिक ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि दिस वॉज अ स्ट्रेंज लॉजिक. आर्मी वॉन्टेड टू फाइट few kilometers behind the border. You fight your battles on the border, not few kilometers in the rear. Now, ये बीएम मलिक की अपनी लाइंस हैं उनकी बायोग्राफी में. अब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी को वॉर का या बैटल्स का कुछ नहीं पता है, वो हमारी वॉर स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस कर रहा था. पंडित नेहरू ने थोराट की बात नहीं मानी, बल्कि बीएम मलिक की बात. बीएम मलिक का यह मानना था कि लद्दाख का इलाका चूंकि हमारा अपना है, अब चाहे वहां बॉर्डर मार्क्ड नहीं है तो क्यों ना हम फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाएं. फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब सिंपल सा था कि जिस जमीन पर जो बंदा बैठा है वो जमीन उसकी है. अगर लद्दाख के उस पूरे बॉर्डर पर अगर हम अपनी छोटी छोटी आउटपोस्ट बना दें जिसमें 8-10 लोग हों, तो वो इलाका ऑटोमेटिकली हमारा हो गया. चाइना को पता लग गया कि इसके बाद हिंदुस्तान है. पर और मलिक का ये कहना था कि किसी भी पोस्ट पर जहां 10 से 12 लोग भी होंगे, चाइना वहां पर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, नारेबाजी करेगा और वापस चला जाएगा. वो कभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा. और 1962 तक ये होता भी रहा. चाइना आता था आगे और प्रोटेस्ट करता था और चला जाता था, जब तक कि उन्होंने सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर अटैक करके उन्हें मारा. उसी दिन को आज हम इंडियन पुलिस डे के नाम से मनाते हैं, याद करते हैं. अब फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने के बाद और ये धारणा रखने के बाद कि चाइना कभी भी ऐसी किसी पोस्ट पर अटैक नहीं करेगा जहां 10 से 12 लोग जवान हमारे खड़े होंगे, ये एक सोच थी जिसने एक डिजास्टर को जन्म दिया. हमने अपने सोल्जर पूरे बॉर्डर के एकदम राइट ऑन द एज हमने लगा रखे थे, चाहे वो हमारे डिसएडवांटेजेस पोजीशन थी, बट वी इंसिस्टेड. एसपीपी थोराट की बात को ना मानते हुए, मलिक की बात को मानते हुए, हमने अपनी 7th ब्रिगेड को नामकाचू दर्रे में डिप्लॉयड रखा. ब्रिगेडियर दलवी जो 7th ब्रिगेड के कमांडर थे, जनरल निरंजन प्रसाद जो कि 4th डिवीजन, जिनके अंडर 7th ब्रिगेड आती थी, 4th डिवीजन के कमांडर थे, और उनके सीनियर 33rd कोर के जनरल उमराव, वो सब ये कहते रहे कि 7th ब्रिगेड को नामकाचू दर्रे से पीछे हटाना चाहिए, क्योंकि वो इन केस ऑफ एनी अटैक दे विल हैव नो चांस, दे विल बी assassinated, they will be annihilated within few hours. पर इस बात को किसी ने दिल्ली में नहीं सुना. जनरल थोराट की रिपोर्ट को तो कॉल ने ही रिडिक्यूल किया था.
मेनन, कौल, मलिक और नेहरू जी, इन्होंने किसी प्रोफेशनल एडवाइस को नहीं माना और 7th ब्रिगेड को नामकाचू दर्रे पर ही डिप्लॉय रखा। अब 3 अक्टूबर 1962 एक नई कोर बनाई गई नामकाचू के उस पूरे इलाके को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आर्मी नेहरू जी को लग रहा था और कृष्ण मेनन को लग रहा था कि जो जनरल उमराव सिंह वहां पर हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर और पॉलिटिकल लीडरशिप की बातों को मान नहीं रहे हैं। जनरल उमराव अड़े हुए हैं कि 7th ब्रिगेड को वहां से निकाला जाए, इसलिए एक नया कोर बनाते हैं और एक नया कोर कमांडर भेजते हैं जो कि हमारी बात को वहां इंप्लीमेंट कर सके। अब इस कोर को बनाने के लिए, इस कोर की कमांड को संभालने के लिए जनरल कौल को चुना गया। जनरल कौल पहले जनरल आर्मी चीफ जनरल थापर से मिले, थापर ने उन्हें नेहरू जी के पास भेजा, नेहरू जी ने उनको इस कोर का कमांडर बनाया, इस टास्क फोर्स का कमांडर बनाया। जो नंबर है 4, वो 4 नंबर एक्चुअली बीजी कौल ने, जनरल कौल ने खुद चुना था। जब तक उनके पास प्रपोजल आया था तब तक सिर्फ यही था कि एक कोर खड़ी की जाएगी, उस कोर का नंबर क्या होगा इट वॉज नॉट डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड बाय जनरल बीजी कौल हिमसेल्फ। 3 अक्टूबर रात 9 बजे ऑर्डर पास हुआ, 4 कोर रेज हुई। 4 अक्टूबर को सुबह सुबह जो डीएमओ थे ब्रिगेडियर पलित, वो जनरल बीजी कौल के घर गए और बीजी कौल उस वक्त बहुत बिजी थे, वो अपना सामान पैक कर रहे थे। तो उन्होंने पलित से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, मुझे एक स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर बनाया गया, आई हैव अ स्पेशल असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट विद इन फ्यू मिनट्स, यू हैव 5 मिनट्स। तो जनरल ब्रिगेडियर पलित थोड़े से कंफ्यूज भी रहे। तो जब गाड़ी में वो बीजी कौल को एयरपोर्ट छोड़ने गए तब बीजी कौल ने उन्हें सारी बात बताई कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें खुद चुना है एक टास्क फोर्स कमांडर के तौर पे टू इविक्ट द चाइनीज। 4 अक्टूबर को जनरल कौल निफा चले गए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी तेजपुर के पास। अब एक किताब में मैंने पढ़ा है कि नेहरू जी वांटेड टू गिव हिम अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ, so General Kaul remained in the command of 4 Corps all the way till 17th of November when the second wave of attack came. So खैर 19 अक्टूबर की शाम को ये सब कुछ होता है जनरल कौल के घर पर। 20 अक्टूबर की सुबह को चाइना अटैक करता है और 7th ब्रिगेड इज लिटरली एनाइलेटेड। चुन चुन के बंदे मारे जाते हैं, जो कैप्चर भी किए जाते हैं उनमें से भी देखा जाता है कि कौन घायल इतना है कि इसको ज्यादा ट्रीटमेंट देने का शायद अभी फायदा ना हो, इसको इवैक्यूएट करके ले जाना पड़े। तो देखा कि ये ज्यादा घायल है, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एक नर्स और उसके पीछे 2 ऑफिसर चलते थे चाइनीज मिलिट्री के। नर्स किसी बंदे को देखती थी और अगर वो इशारा कर दे तो पीछे चल रहे 2 बंदे अपने रिवॉल्वर से उस बंदे को वहीं पे गोली मार देते थे और जिसको नर्स टिक कर देती थी उस बंदे को ट्रीट किया जाता था। तो ये सारा काम सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने जनरल थोराट की बात नहीं मानी कि हमें एक डिफेंस लाइन लेनी चाहिए थोड़ा सा पीछे हटकर। हम अड़े रहे कि हमें बॉर्डर की ही सिक्योरिटी करनी है, वी हैव टू फाइट अवर बैटल राइट ऑन द बॉर्डर एंड दैट्स व्हाट वी पेड फॉर। वी डिडंट पे, वी आर लिविंग हैप्पीली। नेहरू जी केप्ट लिविंग, मेनन, बीजी कौल, थापर, दे ऑल केप्ट लिविंग देयर लाइफ, मे बी विद लिटिल बिट ऑफ गिल्ट। पर मरा कौन? 7th ब्रिगेड के आधे जवान, बिल्कुल साफ, उनके परिवार। पूछे कभी जाते हैं इससे। They all were angry that they were left there to die. They knew it was coming. 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को 7th ब्रिगेड के जवानों ने, ऑफिसर्स ने देखा है कि पहाड़ी के उस तरफ, नाले के उस तरफ जो चाइनीज बैठे हुए हैं वो अपने मैप्स पर हमारी पोजीशंस को मार्क कर रहे हैं। एंड दे रिपोर्टेड एवरीथिंग। 19 अक्टूबर की शाम तक चाइना की एक एडिशनल बटालियन वहां पर आ गई है। वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना की एडिशनल बटालियन आ गई है, अटैक इज इमिनेंट। पर दिल्ली में कौल और जनरल थापर आर्मी चीफ वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ब्रिगेडियर दलवी 7th ब्रिगेड कमांडर और जनरल निरंजन प्रसाद 4th डिविजनल कमांडर वो पैनिक कर रहे हैं, वो एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। दे सिंपली लेफ्ट देम टू डाई देयर। ये सेकंड बड़ी गलती थी। अगर मान लीजिए सेम गलती इंदिरा गांधी ने की होती 71 में
तो हम कभी भी 71 की जंग ना जीतते। 71 की वॉर में जब मार्च के एंड में जब इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जिसमें सैम बहादुर ने उन्हें कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, इट्स माय ड्यूटी टू फाइट, बट इट्स माय ड्यूटी टू फाइट टू विन, not to lose. If you order me now, I will march, but I tell you that we will fail. But if you give me some time and we attack at the time of our choosing, I guarantee you 100% success. Madam Prime Minister, if your father had listened to the professional advice given to him, we would not have faced the humiliation of 1962. Now, Prime Minister Indira Gandhi listened to professional advice given by Manik Shah, and result is in front of us. I wish Nehru had done the same. He did. अब थर्ड पॉइंट ये था कि डायरेक्ट इंटरवेंशन इन मिलिट्री हैंडलिंग ऑफ अ वॉर, ये सबसे बड़ी गलती है। जब ये क्लियर हो गया था कि चाइना आज नहीं तो कल अटैक करेगा ही, तब हमें चाहिए था कि हम मिलिट्री को इस सिचुएशन को हैंडल करने दें, क्योंकि दैट्स देयर जॉब। बट हमने ये नहीं माना। हमें ये लगा कि 33rd कोर के जनरल उमराव सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि 7th ब्रिगेड को नामकाचू दर्रे से निकालो और उनको पीछे डिप्लॉय करो, जो कि टेक्निकली सुटेबल पोजीशन है जहां पर डिफेंस अच्छे से ली जा सकती है। तो जनरल उमराव सिंह का भी यही विचार था, इसलिए जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन, उनको ये लग रहा था कि उमराव सिंह हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं जो कि हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर या सरकार चाहती है उनसे करना। तब उन्होंने सोचा कि हम एक नया कोर बनाएंगे जिस कोर के हवाले ये पूरा इलाका होगा। उस कोर को रेज करने के लिए जनरल थापर ने, जो कि आर्मी चीफ थे, उन्होंने जनरल कॉल को बुलाया और जनरल कॉल को बोला कि सरकार ये सोच रही है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, तो वुड यू लाइक टू हेड इट। और जनरल कॉल थोड़े से इंटरेस्टेड लगे तो उन्होंने जनरल कॉल को नेहरू जी के पास भेजा। नेहरू ने भी कॉल से बातचीत की और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक नया कोर खड़ा किया जाएगा टू इविक्ट द चाइनीज। इस टास्क फोर्स का नंबर 4 रखा गया। सो 4 कोर was raised on 3rd October 1962 at 9 PM in the evening. अब वो 4 जो नंबर था वो जनरल कॉल ने खुद चुना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी थोड़ी सी 4 कोर से एसोसिएशन थी। he decided to re-raise 4 कोर, so 4 कोर was raised। अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह को जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, दैट वाज, ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। 1962 का वो जो पूरा पीरियड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चीजें ऐसे हो रही हैं जैसे कभी कुछ सोच भी नहीं सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट को कुछ नहीं पता है कि 4 कोर रेस हो रही है। वो सुबह उठ के 4 अक्टूबर को सुबह वो जनरल कॉल से मिलने जाते हैं और जनरल कॉल उस समय अपने घर में बहुत भगदड़ में है, वो कुछ सामान पैक कर रहे हैं, उनकी वाइफ उनका ट्रेवल किट पैक कर रही है। तो जनरल कॉल ब्रिगेडियर पलित, जो कि डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन है, उनको बोलते हैं कि यू हैव 5 मिनट्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं एक स्पेशल असाइनमेंट पे जा रहा हूँ एयरपोर्ट में, तो तुम्हारे पास 5 मिनट है। ब्रिगेडियर पलित थोड़े से हैरान भी हैं, पर वो उस समय जनरल कॉल को कुछ नहीं कहते हैं। तो जनरल कॉल जब एयरपोर्ट को जा रहे होते हैं तो पलित उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठते हैं, जहां पर कॉल ने पलित को ये सारा वाकया सुनाया कि कैसे नेहरू जी ने उनको इस टास्क फोर्स का हेड बनाया है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब पलित उनके घर सुबह गए तो उन्होंने वहां देखा कि प्रेम भाटिया ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, जनरल कॉल के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रेम भाटिया ने पलित को आते देखा तो उठ के उन्होंने कॉल से हाथ मिलाया एंड ही विश्ड हिम गुड लक और एक स्माइल देते हुए बाहर चले गए। अब पलित को समझ में ना आया कि सुबह सुबह प्रेम भाटिया कॉल के पास क्या कर रहे हैं। फिर जब बाद में कॉल ने गाड़ी में उनको सारा वाकया सुनाया 4 कोर रेस होने का, तो पलित को समझ में आया कि प्रेम भाटिया वहां कर क्या रहे थे। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन कि गवर्नमेंट हैज रेज्ड अ स्पेशल कोर, अ स्पेशल टास्क फोर्स टू एविक्ट द चाइनीज। इस न्यूज लीक के लिए, इस सीक्रेट लीक के लिए आर्मी हेडक्वार्टर में एक कमीशन भी, बट एवरीबडी न्यू हु लीक द न्यूज। अब 4 अक्टूबर को जनरल कॉल तेजपुर पहुंचते हैं। अब उन्होंने वहां पर अगले 15 दिन बिताए। अब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या किया ये तो हम सब जानते ही हैं। और 19 अक्टूबर को उन्हें हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के कारण उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ा, तो वो दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली में अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं जब 19 अक्टूबर की शाम को ब्रिगेडियर पलित उनसे मिलने जाते हैं। अब ब्रिगेडियर पलित के पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चाइना ने नामकाचू में वैली में
थगला रिज के ऊपर एक और बटालियन डिप्लॉयड कर दी है। तो मतलब सब कुछ क्लियर था, राइट, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल दैट चाइना इज गोइंग टू अटैक सूनर और लेटर, मे बी आजकल कभी भी। अब पलित जब वहां जाते हैं तो पलित देखते हैं कि वहां कुछ स्टाफ कार्स खड़ी हैं। पलित अंदर जाते हैं घर में तो देखते हैं कि वहां पर आर्मी चीफ जनरल थापर और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन भी बैठे हुए हैं, और जो जनरल कॉल है वो अपने सिक बेड में लेटे लेटे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यही इंस्ट्रक्शंस बाद में जनरल थापर ने पलित को पकड़ाई। पलित ने कागज देखा और उसमें कुछ कंपनी को, कुछ प्लेटून्स को इधर उधर शफल करने और ब्रिगेड बैटल कैसे अच्छे से लड़ी जाए, इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। अब पलित थोड़े से हैरान है। पलित आर्मी चीफ को पूछते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए हैं, तो जनरल थापर बोलते हैं कि जनरल कॉल ने दी है। तो पलित फिर भी हैरान है कि वो यहाँ पर दिल्ली में है, इज ही स्टिल कमांडिंग द फोर कोर? थापर सेज यस। थापर के चेहरे पर एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हैं जिससे पलित को समझ में आ जाता है कि थापर इस डिसीजन से हैप्पी नहीं है, अग्री नहीं है। पर थापर बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू कमांडिंग द फोर कोर फ्रॉम हिज सिक बेड इन दिल्ली। Now, this is totally in contrast, 180 degrees, to how army functions. आर्मी में तो एक बटालियन को भी अटैक करती है तो बटालियन कमांडर बटालियन के साथ साथ चलता है। जो हायर लीडरशिप होती है, बीट ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, किसी भी ऐसे अटैक के समय या वॉर के या बैटल के समय उनकी कोशिश होती है कि एडवांस एडहॉक हेडक्वार्टर बनाए ताकि सीन ऑफ एक्शन से जितने पास रह सके उतने पास रहें। यहां पर जो फोर कोर कमांडर है वो दिल्ली में है और फोर कोर 1000 किलोमीटर दूर लड़ाई लड़ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर चाहते हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर के कहने पर फोर कोर बनाई गई डायरेक्टली, फिर डिफेंस मिनिस्टर के कहने पर एक बीमार आदमी को फोर कोर का कमांडर रहने दिया जाता है। और अगले दिन 20 अक्टूबर को सुबह करीब 4:30 बजे स्टैंड टू होता है, एक विसल बजती है और पूरे नामकाचू में जो इंडियन पोजीशंस होती हैं दे कम अंडर हैवी फायर। विद इन अ मैटर ऑफ आवर एंटायर 7th ब्रिगेड इज एनाइलेटेड। चुन चुन के जैसे बंदूक मारा है। वी कैनॉट कॉल देम किल्ड इन एक्शन, दे वर मैसेकर्ड, butchered by Chinese just because they were left there in Namkachu Valley to die. नेहरू जी ने प्रोफेशनल एडवाइस अगर सुनी होती तो डिफेंस पीछे लगाने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। कृष्ण मेनन ने एक सिक आदमी, बीमार आदमी को 1000 किलोमीटर दूर से फोर कोर कमांड करने की इजाजत दी। ही कंटिन्यूड कमांडिंग फोर कोर फॉर द एंटायर ऑपरेशन। 20 अक्टूबर को पहला हमला होता है, दूसरा अक्टूबर हमला करीब 17 नवंबर के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू गिव हिम, BG Call, General Call, Prime Minister wanted to give him a chance to redeem himself. Now, come on, it's battles, it's war we are talking about. आप किसी को रिडीम होने का चांस नहीं दे सकते हैं। Nation's pride is involved, but we played with it. अब फोर कोर की शुरुआत इस डिबैकल के साथ हुई थी, इस हार के साथ, इस दाग के साथ। तो इसका कारण क्या था? लीडरशिप, जनरल कॉल। और यही फोर कोर है जिसने 9 साल बाद 1971 में दे परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। फोर कोर इज द रीजन व्हाई वी सी बांग्लादेश एज अ नेशन। फोर कोर ने 13 दिन में माइटी मेघना और उस पूरे फ्रंटियर को लांग कर ढाका पे दस्तक दी, जिसके कारण सरेंडर हुआ। और उसका कारण सिर्फ एक था, लीडरशिप। In 1971, 4 Corps was commanded by legendary General Sagat Singh. सिर्फ सगत सिंह की ऑडेसिटी, उनका करेज, उनकी इमेजिनेशन, उनकी विल टू टेक रिस्क, उनका वॉर के लिए जो नेचुरल पैशन था, उसने 4 कोर को प्रोपेल किया ढाका की तरफ। और 13 दिन में we had a new nation on the face of earth. We'll get to know. We will bring these stories to you also, that how 4 Corps changed from
what it was in 1962 to what it became in 1971. Thank you for watching. If you like it, please share it and subscribe to our channel. We'll continue to bring you more interesting stories. Thank you.